तुर्की और इजराइल, दो देश जो कभी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों बन गए हैं? चलिए आज इसी जटिल रिश्ते की परतों को खोलते हैं और समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक वायरल वीडियो से। हो सकता है आपने भी देखा हो। इसमें ऐसा लग रहा है कि तुर्की इजराइल को सीधी सीधी धमकी दे रहा है और बस इसी वीडियो ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये दोनों देश अब जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं? और ये वो धमकी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बातें जंगल की आग की तरह फैली। हर तरफ हेडलाइंस थीं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इजराइल पर हमला करने वाले हैं। लेकिन क्या जो दिख रहा है वही पूरा सच है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए सबसे पहले इसी वायरल क्लिप की हकीकत को जानते हैं। तो सच ये है कि वीडियो तो असली है, पर ये 2 साल पुराना है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन नहीं है। असल में ये पुराना वीडियो आज इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि ये उस गहरी दुश्मनी को दिखाता है जो इन सालों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब तनाव तो बिल्कुल असली है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत गठबंधन इस तरह बिखर गया? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस रिश्ते के इतिहास को खंगालते हैं। देखिए, 1949 में तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। 90 के दशक में तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, मिलिट्री सहयोग तक था। फिर 2002 में एर्दोआन सत्ता में आए और चीजें बदलने लगी। और फिर आया 2009 का गाजा फ्लोटिला कांड, जब इजरायली सेना ने तुर्की के एक जहाज पर हमला किया जिसमें 9 तुर्की नागरिक मारे गए। बस यहीं से रिश्ते में वो दरार आई जो आज तक नहीं भर पाई है। तो ये दुश्मनी तो समझ आ गई, लेकिन आज एर्दोआन के हर कदम के पीछे की असली वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें तुर्की की आज की विदेश नीति के सेंटर में झांकना होगा। और सेंटर में है एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, एक सपना। वो सपना है तुर्की को पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर बनाने का। जी हां, 57 मुस्लिम देशों का नेता बनकर पुराने ऑटोमन साम्राज्य की शान को वापस लाने का। लेकिन इस रेस में तुर्की अकेला नहीं है। मैदान में पहले से ही 2 बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। एक तरफ है ईरान, जिसका शिया देशों पर जबरदस्त प्रभाव है, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जो सुन्नी देशों का पारंपरिक लीडर माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने की इस बड़ी एम्बिशन में इजराइल के साथ ये दुश्मनी कहां फिट होती है? इसका क्या रोल है? यहां एर्दोआन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पहला कदम, इजराइल की जोर शोर से निंदा करो, उसे नरसंहार करने वाला बताओ। दूसरा, खुद को फिलिस्तीनियों और सारे मुसलमानों के अकेले रक्षक के तौर पर पेश करो। तीसरा, इससे दुनिया भर के मुसलमानों की हमदर्दी और सपोर्ट हासिल करो। और चौथा और आखिरी कदम, इसी सपोर्ट के दम पर ईरान और सऊदी अरब को चुनौती दो और इस्लामी दुनिया की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दो। और एर्दोआन का ये बयान, जिसमें वो गाजा के लोगों को मुजाहिदीन बता रहे हैं, वो इसी स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये ऐसे शब्द हैं जो मुस्लिम देशों में सीधे दिलों तक पहुंचते हैं। अब देखिए, ये दुश्मनी सिर्फ तुर्की और इजराइल तक सीमित नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका असर हम सब पर कैसे पड़ सकता है। सालाना $6.7 बिलियन। सोचिए, इतना बड़ा व्यापार था तुर्की और इजराइल के बीच, और 2024 में इस तनाव के चलते ये सब ठप हो गया। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, इसके असली आर्थिक नतीजे हैं। और ये सिर्फ ट्रेड बंद करने पर नहीं रुका। तुर्की ने इजरायली फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से बैन कर दिया, इजरायली जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर आने से रोक दिया। और हद तो तब हो गई जब तुर्की की एक अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया, जिसमें 4596 साल की सजा की मांग की गई। तो आप देख सकते हैं कि बात अब बयानों से बहुत आगे एक आर्थिक और कानूनी जंग तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली और सबसे बड़ा डर वो है बॉस्फरस स्ट्रेट का। अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो तुर्की इस रास्ते को बंद कर सकता है। ये वो रास्ता है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए, खासकर रूस के तेल के लिए, सांस की नली जैसा है। अगर ये बंद हुआ तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। तो हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है इतिहास की गहरी दुश्मनी और दूसरी तरफ है एक लीडर की पूरे क्षेत्र को बदलने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा। अब देखना यह है कि नए मिडिल ईस्ट की कहानी कौन लिखेगा, इतिहास या महत्वाकांक्षा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।